हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो भी प्रश्न हैं उन सबको देख चुके हैं और इस समय हम नाटक व एकांकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछली सारी क्लास देख लेंगे, पिछले सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, तो आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में, उनका अभ्यास करने में आपको बहुत आसानी रहेगी, चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जहां तक हम प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। हमने प्रश्न संख्या जहां तक भी देखा था 384 तक देख लिए थे, नाटक व एकांकी से संबंधित जो प्रश्न है। अब उसके आगे अगला प्रश्न देखेंगे। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं और इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। वैसे भी अभ्यास तो कोई भी परीक्षा हो उसके लिए महत्वपूर्ण ही होता है, बिना अभ्यास के तैयारी अधूरी होती है। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? पहला है आगा हश्र काश्मीरी, दूसरा विकल्प है राधे श्याम कथावाचक, तीसरा है विपिन कुमार अग्रवाल और चौथा है नारायण प्रसाद बेताब। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, विपिन कुमार अग्रवाल। इसके अतिरिक्त जो 3 नाम है ये सभी पारसी नाटककार हैं। आगा हश्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब में सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल जो है ये पारसी नाटककार नहीं है बल्कि विसंगति बोध के नाटककार ये हैं। विपिन कुमार अग्रवाल जी की रचनाएं आपने पढ़ी भी होंगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि इंदर सभा के लेखक कौन है? आगा हश्र काश्मीरी, अमानत भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, अमानत। इंदर सभा जो रचना है वो अमानत की है, बी विकल्प सही है। इंदर सभा के लेखक अमानत है। यह गीत रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंची कृति नहीं थी। इसके बाद प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया क्या है? लोक गीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है या लोक नाटक है? तो ये लोक नाटक है। अगर आप लोगों ने लोक साहित्य पढ़ा है तो आप भिखारी ठाकुर जी के नाम से अपरिचित नहीं हो सकते। लोक साहित्य के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत काम किया है लोक साहित्य के लिए और विदेशिया इनका लोक नाटक है। इसके अतिरिक्त भी इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। भिखारी ठाकुर का विदेशिया जो है ये लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक हैं भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर और नंदन भौजाई आदि। अगला प्रश्न है कि साहित्य की किस विधा में रंग निर्देशन होता है? कविता में, कहानी में, नाटक में या उपन्यास में? तो विकल्प सी सही होगा, नाटक में। साहित्य में जो नाटक विधा होती है उसमें रंग निर्देशन होता है, क्योंकि ये इस उद्देश्य से ही बनाया जाता है कि अभिनय के उद्देश्य से बनी हुई कृति होती है ये, इसलिए। अगला प्रश्न है कि किस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो विकल्प ए सही होगा, 1। एक अंक वाला जो एक नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। आपको बताया था एकांकी अर्थात जो एक अंक में पूर्ण हो जाता है वो एकांकी कहलाता है। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था,
कुछ लोग इसे 1929 का भी मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान 1930 इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं। और बहुत से आलोचक हैं जो कि इसे हिंदी का पहला एकांकी स्वीकार करते हैं। और इसके अतिरिक्त अधिकांश जो मत है वो बादल की मृत्यु को मानते हैं लोग हिंदी का पहला एकांकी। और बादल की मृत्यु किसका एकांकी है, किसकी कृति है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। ये जब हमने शुरुआत में एकांकी के सारे प्रश्न पढ़े थे तब पढ़ा था। तो अभी जो भी आता जाता है, मैं बार बार कहती हूँ कि आप जब पढ़ रहे हैं तो जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उससे संबंधित अगर आपको कोई भी तथ्य पता है या आप पढ़ चुके हैं तो आपको उसे तुरंत दोहराना है। अगर आप उसे तुरंत दोहरा लेते हैं तो वो चीज आपके मस्तिष्क में और दृढ़ हो जाती है और अच्छे से याद हो जाती है, फिर आप उसे आसानी से नहीं बोल पाते हैं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं कि अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऐतिहासिक नाटक की, सामाजिक नाटक की, समस्या नाटक की या पारसी नाटक की? तो विकल्प डी सही होगा, पारसी नाटक की। अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र काश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा ये प्रमुख पारसी नाटककार हैं। इसके बाद प्रश्न है कि भुवनेश्वर कृत एकांकी कौन सा है? जोक, अशोक वन, स्ट्राइक या अंडे के छिलके? तो विकल्प सी सही होगा, स्ट्राइक। स्ट्राइक जो है ये भुवनेश्वर का एकांकी है। जोक हमने पढ़ा था, किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। इसे हमने कैसे याद किया था कि जोक यदि किसी के काटता है तो अश्क तो बहेंगे ही, इस तरह से हमने इसको याद किया था। तो जोक एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क जी का है। जोक जिसे लीच भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे जोक क्या होता है। तो भुवनेश्वर कृत एकांकी स्ट्राइक है। इनके अन्य नाटक और एकांकी जो है वो इस प्रकार है। तांबे के कीड़े एक साम्यवादी, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, ऊसर के नामहीन चरित्र आदि। जोक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा 1939 ईस्वी में लिखित एकांकी है। इसी तरह अशोक वन 1950 में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा और अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी है। मोहन राकेश का ये अंडे के छिलके बहुत पूछा जाता है किसका एकांकी है, तो ध्यान रखिएगा मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश जी के नाटकों को हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। उनका आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लहरों के राजहंस जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था, आधे अधूरे जो कि प्रकाशित हुआ था 1969 ईस्वी में, और उनका पैरों तले जमीन जो नाटक है ये उनका अधूरा नाटक है। इसके अतिरिक्त इन तीनों नाटक के प्रकाशन वर्ष हमने याद किए थे। तो ये सारा कुछ आप दोहराते चलिए। जैसे ही मोहन राकेश आपने देखा, तो मोहन राकेश के विषय में जो भी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो भी चीजें हमें याद हैं, उन्हें हमें तुरंत देखना है, तुरंत दोहराना है। तो इसी तरह से आपका अभ्यास जो है वो बेहतर होगा। अब अगला प्रश्न है कि वत्सराज किस विधा की रचना है? कहानी है, निबंध है, नाटक है या उपन्यास है? तो वत्सराज नाटक है, विकल्प सी सही होगा। वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नाटक है। वत्सराज नाटक का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ। या मिश्र जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबद्ध है ये। इसके अन्य जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो है राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति का रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग, अपराजित आदि। फिर अगला प्रश्न है कि पहला राजा नाटक का लेखक कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या लक्ष्मी नारायण लाल? तो विकल्प बी सही होगा, पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। इसे हम पहले भी विस्तार से देख चुके हैं, इनका पहला राजा, और इसमें क्या कथा है ये भी देखा था हमने। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर जी का है। इनके द्वारा रचित अन्य नाटक हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन आदि। फिर अगला प्रश्न है, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो ये चाणक्य द्वारा कहा गया है संवाद, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं चंद्रगुप्त, सिल्यूकस और राक्षस, ये भी चंद्रगुप्त नाटक के ही पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक आपको दिखाया जा चुका है और उसके विषय में विस्तार से बताया गया था, फिर से देख लीजिए। ये चंद्रगुप्त नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, चंद्रगुप्त। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे हमने ऐसे याद किया था कि चंद्रगुप्त कितने वर्ष का है, तो आपको याद रखना है 31 वर्ष का। और चंद्रगुप्त नाटक जो है इसको बाद में 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
और इसके जो भी पात्र हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पात्र भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नाटक के पात्र पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस, ये सब इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। इन्हें भी एक बार देख लीजिए। चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, चंद्रगुप्त, नंद, राक्षस, वररुचि, शकटार, आम्बीक, सिंगरण, पर्वतेश्वर, सिकंदर, फिलिप्स, मौर्य सेनापति। जैसा कि आप ये सारे नाम देख रहे हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। ये सभी पुरुष पात्र हैं। और इसके अतिरिक्त स्त्री पात्र यदि देखें तो अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला, लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस इत्यादि ये स्त्री पात्र के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी पूछे गए पात्र हैं, नाटक के पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आप चंद्रगुप्त के विषय में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी बातें आपको पता है उन्हें भी आपको तुरंत दोहराना है। तो एक बार इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यह संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। ये बहुत पूछा गया है, ये बहुत प्रसिद्ध है वास्तव में, कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है चाणक्य का। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत किसने गाया था? कार्नेलिया ने गाया था। ये भी आपको गीत दिखाया गया था पुस्तक में। अब अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग में, नायक खलनायक विदूषक में, या शकुंतला की अंगूठी में? तो विकल्प बी सही होगा, 8वां सर्ग। 8वां सर्ग में ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न आया है, विकल्प बी सही होगा। अन्य ये जो नाटक हैं ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। पहला सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का प्रसिद्ध नाटक है। नायक खलनायक विदूषक, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। शकुंतला की अंगूठी, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। और 8वां सर्ग, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का ही नाटक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न किस नाटक में आया है? तो 8वां सर्ग में आया है। और इसका प्रकाशन वर्ष हमने इस तरह से याद किया था कि चूंकि यहाँ पर 8वां से 8 शब्द आ रहा है और 8 के पहले क्या आता है? 7 आता है। और 7 के पहले क्या आता है? 6 आता है। और बस आपको 19 याद रखना है कि 1900 के बाद प्रकाशित हुआ था, तो 1976 इस तरह से हमने इसका प्रकाशन वर्ष याद किया था। तो 8वां सर्ग का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1976 ईस्वी है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये 1975 में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी 1990 में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक 1972 में प्रकाशित हुआ। ये इनके सब अन्य नाटक हैं 8वां सर्ग के अतिरिक्त। आपको बताया था कि इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं और क्रम से बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे नाटक लिखे हैं इन्होंने। जिस तरह से जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का क्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार बहुत पूछा जाता है, उसी तरह से सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का क्रम भी बहुत बार पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में एक संवाद दिया गया है और पूछा गया है संवाद का संबंध किस पात्र से है? संवाद देखते हैं। संवाद है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ये आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश जी का है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। और कब प्रकाशित हुआ था? तो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो सावित्री होती है वो एक पूर्ण पुरुष की तलाश करती है। और इसमें महेंद्र नाथ, जुनेजा, सिंघानिया आदि पात्र हैं। इसके अतिरिक्त छोटी लड़की, बड़ी लड़की, ये भी इस नाटक के पात्र हैं। तो ये जो कथन है, ये जो संवाद है, ये बड़ी लड़की के द्वारा कहा गया है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं कि किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की कहती है। इसके अतिरिक्त जो विकल्प हैं वे हैं छोटी लड़की, स्त्री और लड़का। लेकिन यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ अश्क का, विष्णु प्रभाकर का, राम कुमार वर्मा का, या भुवनेश्वर प्रसाद का? तो कारवां जो है ये भुवनेश्वर प्रसाद जी का एकांकी संग्रह है, विकल्प डी सही होगा। कारवां कब प्रकाशित हुआ था? ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कारवां। और इनका बहुत प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है कारवां, भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव का एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम,
हीन चरित्र, सिकंदर, आजादी के नींद, इनके नाटक और एकांकी हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कि स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। पंक्तियां हैं कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में या किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां देवसेना के द्वारा कही गई हैं। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है अनंत देवी, मुदगल और विजया। देवसेना, अनंत देवी, मुदगल, विजया ये सभी स्कंदगुप्त की पात्र हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ये पंक्तियां देवसेना के द्वारा कही गई हैं। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त की नारी पात्र देवसेना का कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। फिर अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अन्य विकल्प है 1929 ईस्वी, 1920 ईस्वी और 1930 ईस्वी। तो विकल्प ए सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। ये अगर आपने पिछली क्लास देखी है जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक और उनके प्रकाशन वर्ष याद किए थे, तो ये आपको खूब अच्छे से याद होगा। हमने जन्मेजय के नाग यज्ञ से याद किया था, ये स्कंदगुप्त से जोड़ते हुए कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ कब किया था, जब वो 26 वर्ष की अवस्था में था और उस यज्ञ के पीछे उसकी कामना थी और वो जो कामना थी वो गुप्त थी, इस तरह से याद किया था। तो जन्मेजय के नाग यज्ञ के तुरंत बाद कामना आएगा जो कि 27, और कामना कैसी थी, गुप्त थी, तो गुप्त से स्कंदगुप्त 1928 इस तरह से याद किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वे सारे प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूरे क्रम से याद हो जाएंगे और इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप देखेंगे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को तो आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का क्रम या उनके कोई भी नाटक का प्रकाशन वर्ष बार बार पूछा जाता है। तो ये अगर आप देख लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे आसानी से। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं। इनके अन्य नाटक हैं चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, करुणालय, अजातशत्रु इत्यादि। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी 1933 में, राज्यश्री 1915 में, करुणालय 1912 में और अजातशत्रु 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये सारे जो अभी प्रकाशन वर्ष आपको बोले ये मुझे आपको पढ़ाते हुए ही याद हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी याद हो गए होंगे, क्योंकि जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो चीजें भूल जाते हैं और जब निरंतर अभ्यास में रहती हैं तो चीजें और अच्छे से याद हो जाती हैं। तो आपको अभ्यास कराते कराते मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई हैं। तो अगर आप क्लास अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं और लगातार जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज में निरंतरता। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं तो आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसान लगेंगे और ये सब आपको याद भी होगा। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का या भारत की नारियों की दुर्दशा का? तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, भारत की दुर्दशा के कारणों का। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत जो भारत दुर्दशा है ये 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त इनका अंधेर नगरी कब प्रकाशित हुआ था? 1881 ईस्वी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है। तो भारत दुर्दशा जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है और नाटक के पहले अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों को चित्रित किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया है उन्होंने, तथा अंग्रेजों के शोषण की नीति का खुलासा किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरा है? किसी का नहीं, अंबिका का, मल्लिका का या कालिदास का? तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, मल्लिका का। आपको बताया था आषाढ़ का एक दिन नाटक आपको दिखाया भी था। आषाढ़ के एक दिन नाटक में जो मल्लिका होती है वो कालिदास से प्रेम करती है और वो अपनी माँ से कहती है कि मैंने भावना से भावना का वर्णन किया है। तो ये जो मल्लिका का चरित्र है वो बहुत भावभीना और प्रेम विभोर है। जब आप इसे पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक आपने अवश्य पढ़ा होगा,
तो आपने खुद महसूस किया होगा कि मल्लिका का जो चरित्र है वो प्रेम विभोर है और भावभीना भी है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका मल्लिका का भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। इस नाटक के अन्य जो प्रमुख पात्र हैं वे है कालिदास, सम्राट चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, प्रियंगु मंजरी, मातुल आदि। अन्य विकल्प असंगत हैं। ये सभी उसके पात्र हैं, अंबिका और कालिदास, लेकिन यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। एक बार आप आषाढ़ के एक दिन के जो प्रमुख पात्र हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे भी जो प्रमुख पात्र हैं वो पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से अगर कोई भी नाटक, उपन्यास, कहानी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है तब तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। वैसे तो सभी कुछ महत्वपूर्ण है, अगर नाटक है, नाटक तो पूछे ही जाते हैं तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो किसी पाठ्यक्रम में लगा है, जैसे मान लीजिए मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम में है, तब तो मूल पाठ आपको पढ़ना ही चाहिए। उसका एक एक पात्र आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कौन कौन है। तो एक बार आषाढ़ का एक दिन आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से पात्र हैं। अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, रंगनी, संगनी, अनुस्वार, अनुनासिक और प्रियंगु मंजरी, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। तो छोटे छोटे ताजमहल ये मोहन राकेश जी की नहीं है, ये राजेंद्र यादव जी की रचना है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का ही है। अंधेरे बंद कमरे ये भी मोहन राकेश जी की कृति है। लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश जी की ही कृति है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, जो कि अभी आपको दिखाया, उसके प्रमुख पात्र भी दिखाए। और ये जो छोटे छोटे ताजमहल कृति है ये राजेंद्र यादव जी की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। जबकि अन्य आषाढ़ का एक दिन क्या है, नाटक है। अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश जी का उपन्यास है। लहरों के राजहंस ये भी नाटक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं, 8, 10, 7 या 9। तो विकल्प सी सही होगा, 7। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद कृत यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजय आदि। स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके प्रथम अंक में कुल 7 अंक हैं और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये स्कंदगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ये बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत से पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल या जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आप जयशंकर प्रसाद जी के अधिकांश नाटक देखेंगे तो वो ऐतिहासिकता से जुड़े हुए हैं, इसलिए विकल्प डी सही होगा। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी प्रतिष्ठित हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एक घूट। सज्जन कब प्रकाशित हुआ था, 1910 ईस्वी में। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय भी 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित 1913 में, राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ था। विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ था। अजातशत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, कामना 1927 में, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ, ध्रुव स्वामिनी 1933 में और एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का एकांकी जो है ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है, दंतुल, अनुनासिक, मातुल या अनुस्वार। तो विकल्प ए सही होगा, दंतुल। दंतुल जो है ये राजपुरुष है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में राजपुरुष दंतुल है। या मोहन राकेश कृत नाटक है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे कब प्रकाशित हुआ था, 1969 ईस्वी में। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में। ये प्रकाशन वर्ष को लेकर आप बहुत परेशान मत होइएगा। आप लोग डर जाते हैं कि प्रकाशन वर्ष कैसे याद करेंगे, बहुत कठिन होते हैं। कुछ कठिन नहीं है अगर आपका अभ्यास अच्छा चल रहा है। कोई भी चीज कठिन तभी तक लगती है जब अभ्यास में कमी होती है। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो जैसे कि अभी ये सारे नाटक जो ऊपर लिखे हुए थे इसके प्रकाशन वर्ष जैसे मैंने बोले हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी रटे हुए होंगे अगर आप अभ्यास कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तब तो चीजें फिर कठिन ही लगेंगी।
तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। लिखा है, जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? सत्यानाश, फौजदार, भारत भाग्य, भारत दुर्दैव या बंगाली? तो विकल्प बी सही होगा, भारत भाग्य। भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य नाटक पात्र ने जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई गीत गाया है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। यह 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है, स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? तो कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? ये स्कंदगुप्त का कथन है। बहुत बार केवल इतना ही पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि ये कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये किसने कहा है स्कंदगुप्त नाटक में? तो ये स्कंदगुप्त द्वारा ही कहा गया है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के पात्र स्कंदगुप्त का ही कथन है। और ये नाटक प्रकाशित कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, उसमें भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं, वाक्य है और पूछा गया है कि किसने किससे कहा है। वाक्य है कि सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? अगर आपने आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ा है तो आप तुरंत पहचान गए होंगे, क्योंकि जब आषाढ़ का एक दिन नाटक जहां से शुरुआत होती है तो आषाढ़ का एक दिन होता है, अर्थात आषाढ़, चूंकि आषाढ़ जो है ये बरसात का महीना है और बरसात के महीने की जो पहला आषाढ़ का पहला दिन होता है उसकी बारिश दिखाई गई है। और उसमें कालिदास को एक हरिण शावक मिलता है जो कि बहुत घायल अवस्था में होता है और वो उसे उठाकर लाते हैं और मल्लिका और कालिदास मिलकर के उसका उपचार करते हैं। ये पूरी कथा यहाँ से आरंभ होती है आषाढ़ के एक दिन की, और जब बिल्कुल ये नाटक जहाँ पर समाप्त होता है तब भी वैसा ही एक आषाढ़ का दिन होता है। और कालिदास ये बात कहते हैं कि सोच रहा हूं वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। तो ये जो कथन है ये कालिदास ने मल्लिका से कहा है, विकल्प सी सही होगा। और ये आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? ये गुप्त वंशीय राजदुहिता है, सही है। कालिदास की परिणीता है, बिल्कुल सही है। कालिदास की परिणीता होती है, उनकी पत्नी होती है। तीसरा है राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, तो ये गलत है। जो प्रियंगु मंजरी होती है उसे राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उसमें निपुण होती है और वो विदुषी भी होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, चूंकि ये गलत है। अगला प्रश्न है कि नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? समानांतर कहानी आंदोलन के नेतृत्व और कर्ता के रूप में, अकहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्व और कर्ता के रूप में, या नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में? तो विकल्प डी सही होगा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं वे हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कुछ वाक्य दिया गया है कि यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्दैव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो अंधकार को कहा है यहाँ पर, जिसमें विकल्प डी सही होगा, क्योंकि विकल्प डी में अंधकार दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अन्य विकल्प हैं सत्यानाश, फौजदार, आलस्य और मदिरा। तो दिए गए कथन में जो ये कहा गया है भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए
कहा है। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अन्य विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? कि इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, तो सही है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये सही होगा। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है, ये सारी चीजें सही हैं। केवल ये गलत है कि उसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये गलत है। वो एक ऐतिहासिक नाटक है, न कि उसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? 7, 5, 6 या 8? तो विकल्प बी सही होगा, 6। भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें 6 अंक हैं, 6 अंकों में वो विभाजित है नाटक। भारत दुर्दशा नाटक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1880 ईस्वी में। भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो देश हितैषणा, विकल्प डी सही होगा। ये देश हित को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है। अन्य विकल्प है मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, तो विकल्प डी यहाँ सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारतेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या की भावना नहीं है। इसके बाद प्रश्न है कि बर्नार्ड शॉ का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की थी? तो भुवनेश्वर प्रसाद ने की थी, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा व उपेंद्र नाथ अश्क। तो बर्नार्ड शॉ का जो प्रत्यक्ष प्रभाव था वो भुवनेश्वर प्रसाद पर था, जो उनका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी हमने आपको बताया था, पिछला ही कोई प्रश्न आया था कि 1935 में इनका एकांकी संग्रह आया था कारवां। भुवनेश्वर प्रसाद की जो प्रमुख एकांकी हैं वे हैं स्ट्राइक, कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान और प्रतिभा का विवाह आदि। भुवनेश्वर प्रसाद जी ने एकांकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और इनका कारवां एकांकी संग्रह तो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बहुत ध्यान रखिएगा इसका। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? आधे अधूरे में, पैर तले की जमीन में, आषाढ़ का एक दिन में या लहरों के राजहंस में? तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, लहरों के राजहंस में। आधे अधूरे नाटक को हम विस्तार से समझ चुके हैं, जो कि 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें जो सावित्री होती है एक पूर्ण पुरुष की तलाश करती है। इसमें जो वैवाहिक संबंधों में जो विडंबनाएं हैं उनको दिखाया गया है और जो भी समस्याएं आती हैं पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में वो सारी हैं, न कि आसक्ति और अनासक्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। पैर तले की जमीन ये इनका अपूर्ण नाटक था, जिसे बाद में पूरा किया गया था। इसमें भी ऐसी कोई समस्या, ऐसे किसी द्वंद्व को नहीं दिखाया गया है। आषाढ़ के एक दिन में कालिदास जी की कथा है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इसमें भी ऐसी कोई कथा नहीं है। लहरों के राजहंस में इसी तरह का है, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति और आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व दिखाया है मोहन राकेश जी ने। बहुत सुंदर नाटक है ये। प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक लहरों के राजहंस में वर्णित है। दिए गए सभी नाटक मोहन राकेश जी के ही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो सूर्यमुख नाटक, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है राधा, कोमल गांधार और सेतुबंध, विकल्प बी सूर्यमुख सही है। इसमें वेणुरति इसकी पात्र है। लक्ष्मी नारायण लालकृत नाटक सूर्यमुख में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। इनके अतिरिक्त जो अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं वे हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, सगुन पंछी, 3 आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण, कजरीवन, पंच पुरुष आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए फिर से उसी तरह का प्रश्न आ गया। अभी आपको बताया था कि जयशंकर प्रसाद जी के जो सारे नाटक हैं उनका प्रकाशन वर्ष बहुत पूछा जाता है, क्रम से पूछा जाता है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे बहुत आसानी से आप उन्हें हल कर सकेंगे, कोई समस्या नहीं होगी उसमें। तो यहाँ पर पहला ही सही होगा, राज्यश्री जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। तो विकल्प ए सही होगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विशेष विश्वमोसदम या पाखंड विडंबन? तो विकल्प डी सही होगा, ये इनका मौलिक नाटक नहीं है पाखंड विडंबन। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सारे इनके अनुदित नाटक हैं, न कि मौलिक। हम लोग विस्तार से इनके नाटकों को पढ़ चुके हैं कि इन्होंने कुल 17 नाटकों की रचना की, जिसमें से 9 नाटक इनके अनुदित थे और 8 नाटक इनके मौलिक नाटक हैं। मौलिक नाटकों में वैदिकी हिंसा, हिंसा नवावती, विशेष विश्वमोसदम, प्रेम जोगनी आदि ये सब मौलिक नाटकों में आते हैं। और पाखंड विडंबन क्या है? इनका अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो ये नाटक का है, विकल्प डी सही होगा। अन्य है कहानी, उपन्यास व कविता। नाटक में दृश्य तत्व अनिवार्य है, अगर नाटक में दृश्य तत्व नहीं होगा तो नाटक पूर्ण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की थी? तो संयोगिता स्वयंवर, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप और नील देवी। यहाँ पर विकल्प बी संयोगिता स्वयंवर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रामगुप्त, सिंहरण, विशाख या स्कंदगुप्त? तो रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र है। ध्रुवस्वामिनी नाटक आपको दिखाया जा चुका है और विस्तार से हमने इसके पात्र भी देखे थे और इसके विषय में चर्चा भी की थी। ये ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो भी प्रमुख पात्र हैं वो हमने देखे थे। ये इसका पात्र परिचय है। पात्र परिचय में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल, मिहिरदेव, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा इत्यादि इसके पात्र हैं। पात्रों से तो परिचय अवश्य होना चाहिए, कोई भी नाटक हो, चूंकि पात्र पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, रामगुप्त। रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी का पात्र है। सिंहरण चंद्रगुप्त का पात्र है। विशाख का पात्र है। विशाख ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जो कि 1921 में प्रकाशित हुआ था। स्कंदगुप्त ये स्कंदगुप्त का पात्र है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जितने भी बार कोई भी नाटक आता है, आपको प्रकाशन वर्ष पता है, उतने बार आपको उसे दोहराना है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं थे? तो विकल्प ए सही होगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडल के हमने सारे लेखक याद किए हैं कि कौन कौन से भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हमने क्रम से याद किया था उनके जन्म वर्ष के अनुसार। तो यहाँ पर जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये गलत होगा, क्योंकि शिव प्रसाद सितारे हिंद जी तो भारतेंदु जी के गुरु थे। ये जब हमने भारतेंदु जी को पढ़ा था तब पढ़ा था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के गुरु हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। अन्य विकल्प है उपन्यास, कहानी और आत्मकथा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये नाटक है। ये नाटक विधा की रचना है और इसके जो लेखक हैं वे सुरेंद्र वर्मा हैं। सुरेंद्र वर्मा जी के प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, द्रौपदी और सेतुबंध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं और क्रम पूछा जाता है। नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया ये पंक्तियां किस रचना में है। पंक्तियां हैं कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना में है? तो ये अंधा युग की है। इसे आपको दिखाया जा चुका है, फिर से दिखा देती हूँ। ये धर्मवीर भारती जी की कृति है, अंधा युग उनका नाटक है और बिल्कुल आरंभिक पंक्तियां ही इसकी हैं, जहां से शुरुआत होती है। इसका जो पहला अंक है कौरव नगरी, इसमें ये पंक्तियां आती हैं कि यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है, यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। आपको बताया था कि इसमें 5 अंक हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो अंक हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। इसका अनुक्रम सबसे पहले स्थापना है जिसका नाम अंधा युग है, फिर पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर अंतराल आता है, फिर चौथा अंक, 5वां अंक और फिर समापन। इनके सारे जो अंक हैं इनके नाम हमने क्रम से याद किए थे, तो आप उस
क्लास को भी देख लीजिएगा, जिसमें अंधा युग नाटक के सारे जो अंक हैं उनके नाम हमने क्रम से याद किए हैं। इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो आषाढ़ का एक दिन, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है लहरों के राजहंस, एक कंठ विस्पाई और देहांतर। इसके बाद प्रश्न है कि पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जो है ये स्कंदगुप्त का पात्र है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है कल्याणी परिणय, राज्यश्री और अजातशत्रु। कल्याणी परिणय के पात्र है कल्याणी चंद्रगुप्त सिल्यूकस, राज्यश्री हर्ष चीनी यात्री ह्वेनसांग, स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन भट्टार्क, बंधुवर्मा महादंड नायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त, अजातशत्रु में अजातशत्रु उदयन और पुरु। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं। कौन से नाटक प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित हैं? तो विकल्प ए सही होगा, क्योंकि बी और डी अर्थात संग्राम और प्रेम की वेदी ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद्र हैं। इनका एक अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही अनुक्रम ये है, सबसे पहले सेतुबंध, फिर 8वां सर्ग, एक दूनी एक, और उसके बाद आएगा रतिका कंगन। सेतुबंध इनका 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पहले द्रौपदी भी संभवतः 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। ये सारे इनके बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, बार बार आपसे बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। और 8वां सर्ग इसका प्रकाशन वर्ष हमने ऐसे याद किया था कि 8 के बाद 7 और 8 के पहले 7 और 7 के पहले 6 आता है, इस तरह से याद किया था। और अभी हमने इसी क्लास में देखा है। तो 1976 ईस्वी में 8वां सर्ग प्रकाशित हुआ, एक दूनी एक 1987 में प्रकाशित हुआ, और रतिका कंगन 2010 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्त्री पात्रों को सम्बद्ध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन से स्त्री पात्र किससे सम्बद्ध है? यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। ये जो विकल्प है उनके अनुसार अभी देखते हैं कि जो सूर्यमुख नाटक है उसकी पात्र है वेणुरति, और ये नाटककार है इसके लक्ष्मी नारायण लाल। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है और उसकी पात्र है देवसेना। पहला राजा जो नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर जी का है और उसकी पात्र है उर्वी। और लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का नाटक है, उसकी पात्र है सुंदरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो अंधा युग, जो कि अभी हमने देखा था, धर्मवीर भारती जी का नाटक है। इसमें महाभारत का कथानक है और सारे पात्र जो हैं वो भी महाभारत के पात्रों के ही नाम है, आपने देखे। और इसमें एकमात्र स्त्री पात्र जो है वो गांधारी है। 1955 ईस्वी में ये नाटक प्रकाशित हुआ था, अंधा युग। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग में महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती की अन्य कृतियां हैं कनुप्रिया, 7 गीतवश, ठंडा लोहा और देहांतर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कथन दिया गया है कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु व ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त में ये बात चाणक्य द्वारा कही गई है। दिया गया कथन कि ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है न ही किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। दिए गए सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। और इसी नाटक का अन्य महत्वपूर्ण कथन जो कि चाणक्य का ही है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चंद्रगुप्त जो नाटक है ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका बाद में 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो सावित्री है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है मालती, जया और अलका। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम सावित्री है। यह नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यथार्थवादी नाटक है जो स्त्री पुरुष संबंध और कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास है। ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, आधे अधूरे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी नहुष को मानते हैं हिंदी का पहला मौलिक नाटक, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है पारिजात हरण, पद्मावती और विश्वामित्र। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नहुष है और नहुष नाटक के रचयिता स्वयं भारतेंदु जी के पिताजी हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। यह नाटक ब्रज भाषा में है। इनमें से
कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो मयंक मंजरी भारतेंदु जी का नहीं है, सत्य हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा और प्रेम जोगनी ये सभी भारतेंदु जी के हैं। मयंक मंजरी हमने इसे ऐसे याद किया था, किशोरी लाल गोस्वामी जी का है कि किशोरी और मंजरी आपस में मित्र हैं, तो मयंक मंजरी किसका है? किशोरी लाल गोस्वामी जी का। अगर आप ये संभवतः पिछली कक्षा में हमने देखा था, तो अगर आपने पिछली क्लास ली है तो चौपट चपेट मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी जी के नाटक हैं, ये बिल्कुल रटा हुआ होगा आपको। अगला प्रश्न है कि एक घूट किसका लिखा हुआ एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसे हमने देखा था। एक घूट एकांकी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जबकि राम कुमार वर्मा जी ने बादल की मृत्यु और जगदीश चंद्र माथुर जी ने भोर का तारा नामक एकांकी लिखा है। आपको बताया था कि कुछ आलोचक बादल की मृत्यु को हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं, चूंकि ये पश्चिमी विधान पर लिखा गया पहला हिंदी का एकांकी था। और जयशंकर प्रसाद जी का एक घूट, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था, कुछ विद्वान इसे हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि कथन किसका है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है? ये चाणक्य का बहुत प्रसिद्ध कथन है, और चाणक्य किसके पात्र हैं? चंद्रगुप्त के। अर्थात ये जो चंद्रगुप्त नाटक है उससे लिया गया, चाणक्य द्वारा कहा गया कथन है, और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, टीजीटी, पीजीटी। लगभग आप देखेंगे ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अभी जब हम नाटक और एकांकी का अभ्यास कर रहे थे उसमें बहुत बार ये प्रश्न आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर पाठ्यक्रम में है चंद्रगुप्त नाटक तो आपको इसका मूल पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार अगर आप मूल पाठ पढ़ लेंगे तो ये कथन वाली कोई समस्या आपको नहीं होगी कि किसने कहा है, किससे कहा है। आप कथा के अनुसार अपने आप समझ जाएंगे कि ये किसने कहा होगा। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, चंद्रगुप्त। यहाँ से हमारे नाटक और एकांकी के सभी प्रश्न पूरे होते हैं, अर्थात नाटक और एकांकी के भी सारे प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है। बहुत अच्छा हमारा अभ्यास चल रहा है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम उपन्यास से शुरुआत करेंगे। आपको उपन्यास के विषय में जो मूल बातें हैं उनको बताते हुए इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनकी शुरुआत करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।